नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निकिता राधा मंडलोई और मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में मुझे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिली है। मध्य प्रदेश में मेरा रैंक है 23वां और एसटी फीमेल में टॉपर हूँ मैं। तो चलिए अब बात करते हैं आप लोगों से प्रीलिम्स की। और वैसे तो मैं कहती रहती हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ मेंस ही होता है, सब कुछ एमपीपीएससी होता है। लेकिन फिर भी जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब पता चलता है कि प्रीलिम्स होने वाली है। तो हम बात करेंगे आज पूरे प्रीलिम्स पे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि 45 से 60 दिनों के अंदर और नोटिफिकेशन आने के बाद, फॉर्म्स भर जाने के बाद हमें कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो मेजर वही हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस होता है, एमपी होता है, करंट अफेयर्स होता है, स्पोर्ट्स होता है, मिसलेनियस होता है और बहुत कुछ होता है। ठीक है, SC/ST एक्ट होता है, तीनों एक्ट्स होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले आप अगर डेली रूटीन जिस तरीके से हमारा है, सबसे पहले तो ये कि 7 से 8 घंटे तो हमें पढ़ना ही है, चाहे आप कोचिंग जाते हैं तो भी, कोचिंग नहीं जाते हैं तो भी। और कोचिंग नहीं जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को लगभग 10 से 12 से 14 घंटे पढ़ने को मिलेगा। और हाँ, 15 घंटे पढ़ाई हो जाती है बिल्कुल, तो आप डरिएगा नहीं बिल्कुल भी पढ़ने से। क्योंकि हम देखिए, सबसे पहली बात मैं स्ट्रैटेजी बताने से पहले, डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, टीचर का काम होता है पढ़ाना, वैसे ही स्टूडेंट का काम होता है पढ़ाई करना। तो हम क्या हैं? स्टूडेंट्स, और हमारा काम क्या है? पढ़ाई करना। आप अभी जितनी मेहनत से अपना काम करेंगे, जितनी ईमानदारी से अपना काम करेंगे, एक दिन आएगा जब आपको सैलरी ज़रूर मिलेगी और बोनस और इंसेंटिव के रूप में आप लोगों को मिलेगी रैंक। तो आप डिसाइड करिए कि सिर्फ सैलरी चाहिए या फिर बोनस और इंसेंटिव भी। तो चलिए फिर से वापस आते हैं हम प्रीलिम्स पर, स्ट्रैटेजी पर। तो लगभग 8 घंटे का मैं मानकर चल रही हूँ कि अब 8 से 9 घंटे आप एक दिन में पढ़ते हैं। तो इसमें आप पार्ट्स बनाइए, 3-3 घंटे के स्लॉट बनाइए। आपकी जितनी भी सिटिंग है वो 4 घंटे की बना ली हमने, ठीक है। तो इन दोनों जो 2 पार्ट्स आपने बनाए हैं, जो 2 स्लॉट बनाए हैं टाइमिंग के, उसमें आप ये करिए कि जो पहला स्लॉट है उसमें आप उठाइए सब्जेक्ट हिस्ट्री उठा लिया, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिस्ट्री उठा लिया हमने। और जो दूसरा पार्ट है उसमें हमने उठा लिया मध्य प्रदेश या फिर जो SC/ST एक्ट्स हैं, वो SC/ST एक्ट या ह्यूमन राइट एक्ट या सिविल राइट्स, जो भी एक्ट आपको उठाना है, अपने एक्ट उठा लिया। अब इस तरीके का हमने टाइम क्यों बांटा है कि हम जो पहला स्लॉट है हम उसमें टफ़ से टफ़ सब्जेक्ट करेंगे, जैसे कि जो कि बहुत बड़े होते हैं, वास्ट है जिनका सिलेबस, जैसे कि हमने हिस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया है वो। और दूसरी तरफ हम छोटे छोटे सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, गेम्स, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस, ये सारे हो गया, ये हो गया हमारे दूसरे स्लॉट में। ताकि आपको कभी ये ना लगे कि हम तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं और ये सब्जेक्ट्स ही नहीं ख़त्म होंगे। तो एक और आपका होगा जो पहले वाला स्लॉट है, उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो चलते जाएंगे। और जो दूसरा वाला स्लॉट है, आपको ये लगेगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट भी मेरा हो गया है। आपने थोड़े दिनों में, 15 दिन में आपने एक्ट्स ख़त्म कर दिए, एक हफ्ते में आपने इन्वायरमेंट ख़त्म कर दिया, एक हफ्ते में आपने कोई और सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया। इस तरीके से स्लॉट्स ये वाले चलते रहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। तो टाइमिंग हमें ऐसे ही बनानी है कि एक तरफ हमने टफ सब्जेक्ट उठाए हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं वो, और दूसरी तरफ हमने उठाए हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जो जल्दी जल्दी ख़त्म होंगे, ताकि आपके दिल को भी तसल्ली हो जाए कि हाँ, हमने कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। तो ये तो बात सब्जेक्ट्स की थी। अब पढ़ना कैसे है और पढ़ना क्या क्या है। अब आप कोशिश करिएगा कि जितनी भी किताबें हैं, जो बहुत सारा मटेरियल है, उनसे थोड़ा सा दूर रहें। किस तरीके से? जैसे कि हम हिस्ट्री के लिए मैं अपने मटेरियल की बात करती हूँ। तो मैं पढ़ती थी हिस्ट्री में यूनिक पब्लिकेशन की किताबें। यूनिक पब्लिकेशन मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि यूनिक पब्लिकेशन की जो किताबें हैं वो बहुत अच्छी है, इजी लैंग्वेज है बहुत। तो यूनिक पब्लिकेशन की मैं किताबें पढ़ती थी। तो अब समय था कि उन किताबों को रख दो प्रीलिम्स के हिसाब से। अगर आप मेंस देना चाहते हैं और मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन जो एक समय होता है जब आपको सिर्फ प्रीलिम्स पे ध्यान दे देना चाहिए, ताकि वो आप बहुत ईजी वे में, बहुत ईजीली पेपर सॉल्व करके आप ईजीली पेपर निकाल लें। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि प्रीलिम्स आपने यूनिक पब्लिकेशंस की या जो भी बड़ी बड़ी किताब हैं, थोड़ा सा उन्हें साइड में रखिए। और अब हम उठाते हैं लूसेंट।
लूसेंट में हम उठाएंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव और लूसेंट जीके। ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव और लूसेंट जीके उठाने के बाद हम ये करेंगे कि जो भी हिस्ट्री के पोर्शन हैं हमने उन्हें रट लिया है। ठीक है, किस तरीके से रटा है वो आपके ऊपर है, बार बार याद करना है या फिर बार बार पढ़ना है। कुछ लोग कोडिंग भी करते हैं, तो मेरा तो यही था कि कोडिंग करके मैं याद करती थी, तो मैं कोडिंग करना पसंद करती थी। तो कोडिंग करिए आप बिल्कुल इस तरीके से। फिर है कि कोई टॉपिक उठाया, उन्हें पढ़ा, उसी को लूसेंट ऑब्जेक्टिव में से हमने सॉल्व कर लिया इस तरीके से। फिर उसके बाद में घटना चक्र जो ऑब्जेक्टिव होती है आप वो उठाइए, उसी टॉपिक को घटना चक्र में से कर लीजिए। घटना चक्र का एक सबसे अच्छा जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको वहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा नीचे बॉक्स में, जो नोट्स बनाए हैं आजकल, जो बहुत अपडेट हो गई है घटना चक्र, तो जो नीचे नोट्स बनाए मिलेंगे आपको वो बहुत ही यूज़फुल है, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे वो। आप लोगों को मेंस के टाइम पे भी वो एक्सप्लेनेशंस जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको पसंद आएंगे वो। बहुत ही इजी, पॉइंट टू पॉइंट। 100 वर्ड्स का अगर आंसर लिखना है तो आप बिल्कुल घटना चक्र में से देखकर बताइए कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारे सब्जेक्ट्स को करने हैं। तो हिस्ट्री के लिए हमने वही मैं बता रही हूँ कि लूसेंट हो गया, लूसेंट ही पढ़नी है ज़्यादातर, उसी में से आता है। लूसेंट आजकल तो बहुत ही अपडेट भी हो चुकी है। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ा, लूसेंट जीके पढ़ा, जो सामान्य अध्ययन की है वो पढ़ी, घटना चक्र में से हिस्ट्री पढ़ लिया। इससे ज़्यादा हिस्ट्री हमें नहीं पढ़नी है। ऐसा ही हमें हिस्ट्री के साथ किया, ज्योग्राफी के साथ में भी हमें ऐसा ही करना है कि लूसेंट में से पढ़ा, हमने लूसेंट ऑब्जेक्टिव में से सवाल लगाए और घटना चक्र में से सवाल लगाए। ठीक है, इसी तरीके से पॉलिटी में भी आप करिए, इसी तरीके से साइंस में भी करिए। साइंस का मैं बता दूं आपको कि साइंस में चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, आपको लूसेंट से बाहर कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इवन कि मैं कहूँगी इस बार का जो मेंस का पेपर था, जो साइंस का पेपर था, मुझे उसमें से थोड़ा सा दुख हुआ कि मैंने लूसेंट को थोड़ा कम क्यों पढ़ा मेंस के समय में। जब मैं मेंस के समय में ऐसा सोच रही हूँ तो आप समझ ही सकते हैं प्रीलिम्स के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही अभी एग्ज़ाम जैसे आज आने वाली है, तो वैसे ही आपके दोस्त लोग, जो आपके कोचिंग मेट्स होंगे, जो आपके बैचमेट्स होंगे, वो नई नई किताबें लेकर आएंगे कि साइंस के लिए हमने ये, इसमें 200 क्वेश्चन है, इसमें 500 क्वेश्चन है, इसमें 1000 क्वेश्चन है, और ऐसी कई सारी किताबें लेकर आएंगे। मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 इन चीज़ों से बचिएगा। जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे और बहुत सारी इंटरनेट पे जो क्विज़ हैं उनसे बचिएगा। हमें अगर प्रीलिम्स देना है तो हमें लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट सामान्य अध्ययन और हम घटना चक्र से भी दे सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारा पोर्शन आ जाएगा, आपका कवर भी हो जाएगा। तो हमने ये बात की कोर सब्जेक्ट्स की। अब आते हैं इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी परीक्षा वाणी, जो SK ओझा सर की है वो। उसमें से खैर बहुत थोड़ा सा टफ़ भी है वो, थोड़ी सी बहुत अच्छी बुक है वो। आप मेंस के लिए भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए उसको आप मेंस के लिए बिल्कुल उसे पढ़िएगा। पर्यावरण के लिए मैं कहूँगी, और बाकी का मुझे लगता है कि जो पर्यावरण का पोर्शन है वो लगभग हमें आता है, या तो करंट अफेयर्स दे देंगे उसमें उसके ऊपर आधारित, या तो फिर वो जो हमने 10th तक जो पर्यावरण पढ़ा है वो। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कोशिश करिएगा कि एक ही किताब पढ़े, उसके लिए वो काफ़ी होगी। वैसे घटना चक्र भी बहुत अच्छी है पर्यावरण के लिए। उसमें जो, मैं फिर से कह रही हूँ कि उसमें जो एक्सप्लेनेशन है, आप क्वेश्चन पे ध्यान भले ना दीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन है नीचे घटना चक्र में, हर सवाल के नीचे जो नोट्स बना के दिए हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और फिर हम बात करते हैं एक्ट्स पे। हमने एक्ट की बात करी तो 3 तरीके के एक्ट्स हैं आपके। ठीक है, एक किताब आती है पुणेकर की, ठीक है, उसमें पूरा एक्ट बाहर समझाया हुआ है। उसी के बाद में लगभग 300 400 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हीं एक्ट से रिलेटेड। SC/ST एक्ट के 300 क्वेश्चन, सिविल राइट्स के भी इतने ही क्वेश्चंस, और इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स के भी। तो आप अगर एक्ट पढ़ रहे हैं, कोशिश करिएगा किसी से समझने की, क्योंकि थोड़े से टफ हो जाते हैं। धाराएं याद करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिल्कुल नहीं। ये भी नहीं सोचिएगा कि धारा 14 याद कर ली तो धारा 14A में क्या है हम भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार का जो मैंने प्रीलिम्स का पेपर दिया था उसमें 19 क्वेश्चन एक्ट से आए थे और मेरे 18 क्वेश्चन सही थे, क्योंकि धाराएं बहुत सारी पूछी थी उसमें और मुझे तो याद थी उसमें। तो मैं कोडिंग बनाने की कोशिश करती थी, कोडिंग के द्वारा ही मैं याद करने की कोशिश करती थी।
एक्ट्स को, क्योंकि मेरी कोचिंग में भी कोडिंग, मेरे जो सर थे आशु सर जिनसे मैंने पढ़ा है, तो उनका ये तरीका था कोडिंग बनाने का। तो इस तरीके से हमने याद किया था। और कई सारी धाराएँ ऐसी पूछी गई थी कि उसमें आप कि धारा 14B में क्या है, धारा जो सिविल राइट्स हैं उसमें उसकी धारा 12B में क्या है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन। तो डीप है क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है। अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से एक्ट्स पढ़ लिए तो इससे ज़्यादा सरल तो कुछ है ही नहीं सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या आप लोग चाहेंगे तो मैं एक्ट्स पढ़ाते हुए या एक्ट्स मैंने जो बनाए थे, जो नोट्स बनाए थे, वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से याद किया जाए एक्ट्स को। तो ये बात हो गई एक्ट्स की। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीलिम्स के हिसाब से, MPPSC के हिसाब से, वो है करंट अफेयर्स। कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल है कि किस तरीके से हम करंट अफेयर्स को सॉल्व करें, इतनी सारी हैं, क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, अगर आप लोगों को सच में मानना है, क्योंकि मेरा तरीका यही था और इसी तरीके के बल पे मैंने प्रीलिम्स वहाँ पर बहुत अच्छे नंबर्स से निकाली है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वो तरीका बताऊँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक बार देखिएगा ज़रूर करके। तो 4 चीज़ें करंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स के हिसाब से: प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता निर्देशिका, घटना चक्र और रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर। इन चारों के अलावा आपको करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, यही 4 चीज़ें हैं जिसमें से सब कुछ आ जाएगा, और बाकी की चीज़ें तो आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ लेते हैं तो वो बहुत कॉमन होती है। अब इन्हें पढ़ना कैसे है? नोट्स बनाने हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर्स के हम नोट्स कैसे बनाएंगे। तो करंट अफेयर्स के नोट्स में कुछ इस तरीके से बनाती थी कि प्रतियोगिता दर्पण जैसे ली हमने, वो बहुत मोटी सी किताब होती है, 120 पेजेस की, लगभग 100 से 120 पेजेस की। तो मेरी कोशिश होती थी उसमें से कि सबसे पहले मैं देखती थी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा, उसमें जो एक बॉक्स आता है यहाँ पर, वहाँ पर सारी हेडिंग्स लिखी हुई होती थी। उन हेडिंग्स में हम ये कोशिश करते थे कि उन हेडिंग्स को ही पढ़ लें, उसमें से टिक कर लें और फिर उसके नोट्स बनाऊँ मैं। क्योंकि देखिए, अभी आप लोग इतने समझदार हो चुके हो कि हमें किस तरीके से सवाल को समझना है, किस तरीके से वो जो टॉपिक है वो ये समझेंगे हम कि ये आएगा या नहीं आएगा। तो आप इतने एलिजिबल हो चुके हो, आप इतने योग्य हो कि ये पता लगा सको। तो इस तरीके से हमें पता लगाना है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, तो एक कॉपी बनाइए आप, उसमें से 3 से 4 और इस तरीके से पोर्शन बनाइए, और हम कोशिश करेंगे कि इन सारे पोर्शन में जितनी भी सारी मैगजीन्स हैं उनका निचोड़ हम इन नोट्स में डाल दें हमारे। तो हमने पहला टॉपिक लिखा, वो है कि राष्ट्रीय घटनाक्रम में मोदी जी ने यहाँ यात्रा की, या फिर मैं जब पढ़ती थी तो मुझे वहाँ का करंट अफेयर्स याद आ रहा है कि कर्नाटक ने रखी अपने अलग झंडे की डिमांड। तो इसमें बहुत सारा कुछ हमें अंदर और एक्सप्लेनेशन बहुत सारा होगा। तो हमें कोशिश करना है कि उनमें जो हाईलाइट हो रहा है, जो फिर से कह रही हूँ, जो हाईलाइट हो रहा है सिर्फ उसे ही पढ़ो आप। उसमें जो कॉपी में नोट्स लिखोगे, कैसे लिखोगे कि किस राज्य ने अपने अलग झंडे की मांग रखी, तो कर्नाटक। तो बस इतना सा हमें नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रीलिम्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, कौन सा कलर है शायद ये पूछ लें, तो आप इतने समझदार हो कि आप वो सारी चीज़ें देख लोगे। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली। और इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसी तरीके से आर्थिक घटनाक्रम आता है प्रतियोगिता दर्पण में, उससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। दूर इसीलिए रहने के लिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है वो पोर्शन, क्योंकि हर महीने दरें बदलती रहती हैं, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो लास्ट में हम जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, उससे सिर्फ हमें कांस्टेंट जो बाकी का जो पोर्शन है सामान्य अध्ययन का वो पूछा जाएगा, हम वो करेंगे। तो दरें देख लीजिएगा एक बार। साल भर में जो एक कांस्टेंट दर है, रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई, इस तरीके के मार्जिनल रेशो हो गया, बस यही सारी चीज़ें। ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिएगा कि हमें याद नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से घटनाक्रम खत्म होता है। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण में एक पोर्शन आता है महत्वपूर्ण दिवस।
उसमें डेट्स होती हैं कुछ, वो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ भी उठाकर वहाँ से डेट्स पूछी जा सकती है और वहीं हमें हर महीने डेट्स पूछी, वहाँ पर डेट्स जो है वो हमें मिलती जाती है। तो हमें वो डेट्स को है हमारे नोट्स में उतार लेना है एक एक लाइन में कि 19 फरवरी तो ये 20 फरवरी ये वाला दिन होता है। ज़्यादा बहुत सारे दिन होंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में वहाँ पर फुल फॉर्म्स होते हैं, आप वो उसे याद रखिए हमेशा, वो हमारे मेंस में भी बहुत काम आएंगे। अभी इसी के बाद में ये पूरा पोर्शन जब ख़त्म हो जाता है तो बीच में कहीं पर प्रतियोगिता दर्पण में 2 पेजेस आएंगे, जिसमें ऊपर लिखा होगा राष्ट्रीय घटनाक्रम, एक दूसरे पेज पर लिखा होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और उसी के 10, 15, 20 सवाल होंगे, क्वेश्चन लिखे होंगे और फिर उसका आंसर। उन दोनों क्वेश्चंस को लिखना नहीं है, नोट्स में नहीं लिखना है, उन्हें आप पढ़िए, उन्हें समझिए, टिक लगाइए और उन दोनों पेजेस को फाड़ कर रख लीजिए अलग से, ठीक है। ये हमने फाड़ कर रख लिए हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो सारे क्वेश्चंस थे वो। इसके बाद में हम जाते हैं पीछे, बाकी फिर बहुत सारे लेख होंगे, बहुत सारा करंट अफेयर्स होगा, ये सब हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप करना है प्रतियोगिता दर्पण में। हम इसे फिर से पीछे की ओर जाएंगे तो पीछे एक पोर्शन होगा सार संग्रह, सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन प्रतियोगिता दर्पण का, क्योंकि वहाँ पर जो सार संग्रह है वो इतिहास का होगा, भूगोल का भी होगा, अर्थव्यवस्था का भी होगा, राज्य व्यवस्था का भी होगा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी होगा। उन सार संग्रह को आप बिल्कुल पढ़िए, उनके नोट्स नहीं बनाने हैं, उन्हें भी मैंने जैसे वो जो 2 पिछले जो पेजेस फाड़े थे इसी तरीके से इन दोनों पेजेस को भी फाड़ कर अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और ये क्यों मैं आप लोगों को फाड़ कर रखने के लिए कह रही हूँ, ये हम थोड़ी देर के बाद में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गई ख़त्म प्रतियोगिता दर्पण। अब बात करते हैं प्रतियोगिता निर्देशिका और घटना चक्र, जो मंथली मैगजीन्स होती हैं। प्रतियोगिता निर्देशिका और घटना चक्र हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स आते हैं वो आपको वहाँ पर बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो जिस तरीके से हमने प्रतियोगिता दर्पण के नोट्स बनाए हैं वैसे इसमें आपको नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा पोर्शन मिलता है आप लोगों को यहाँ पर। जिस तरीके से प्रतियोगिता दर्पण में जो लंबे लेख होते थे वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि घटना चक्र और प्रतियोगिता निर्देशिका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही एक एक लाइन के आप नोट्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा जानकर कि जो पिछली बार प्रतियोगिता निर्देशिका का यादें 2017 जब आई थी, उसकी जो ईयरली मैगज़ीन थी, उसका जो पहला ही करंट अफेयर था कि भारत पाकिस्तान ने एक सूची आदान प्रदान करती हैं, वो कितने साल हो गए हैं उसे, यही करंट अफेयर्स हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में था। तो बिल्कुल बहुत चांसेस हैं इन दोनों मैगजीन्स में से क्वेश्चन आने की और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स आप क्या पढ़ेंगे। अब चौथी चीज़ मैंने जो बताई थी वो थी रोजगार और निर्माण न्यूज़पेपर, जो कि वीकली होता है, हर मंडे को आता है। आपको बिल्कुल ख़रीदना है ये न्यूज़पेपर, बिल्कुल लगाना है। इस न्यूज़पेपर के साथ में भी कुछ ऐसा ही, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार का हमारा न्यूज़पेपर है और कई सारी आपको योजनाएं यहाँ पर मिलेगी, कई सारे जो स्कीम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आपको इस न्यूज़पेपर में बहुत ईजीली मिल जाएंगी। इसी तरीके से रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर में एक कॉलम आता है, उस कॉलम का मुझे नाम याद नहीं है, सिर्फ इतना कि इस हफ्ते का घटनाक्रम कुछ इस तरीके से, और एक पेज होगा, मोस्टली वो लेफ़्ट साइड में आता है और उसमें एक बॉक्सेस में ऐसे इस तरीके से बॉक्स बने होते हैं और उस एक पेज में लगभग बहुत पूरा करंट अफेयर्स आ जाता है। तो उन बॉक्सेस की एक एक पहली लाइन पढ़िए, अगर इम्पॉर्टेंट लगती है तो बिल्कुल आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए एक लाइन में। फिर से कह रही हूँ, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने के लिए आपको 1 से 2 लाइन बहुत होती है एक करंट अफेयर को लिखने के लिए, इससे ज़्यादा हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना है। और फिर से रोजगार और निर्माण न्यूज़पेपर पर आते हैं। एक आएगा जब आप आगे बढ़ेंगे तो अभी जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को प्रीलिम्स के बेसिस पे, प्रीलिम्स पर ही आधारित मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो बहुत ही जो विशेषज्ञ होते हैं वो उसमें क्विज़ लेकर आते हैं, 50 क्वेश्चन की, 100 क्वेश्चन की, 35 क्वेश्चन की, कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज हर हफ्ते आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ें हमें जो हमारी घटना चक्र ऑब्जेक्टिव है उसमें
लूसेंट ऑब्जेक्टिव है उसमें जो दूसरी किताबें हैं उसमें नहीं मिलती हैं, वही चीज़ें हमें मिलती हैं यहाँ पर रोजगार निर्माण के इस कॉलम में। तो उन पेजेस में जो 3-4 पेजेस होंगे, जो उसके क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें बिल्कुल सॉल्व करिए। उसमें से जो आपको टफ़ लग रहा है, कई बार उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, उसके एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से पढ़िए। जैसे कि मुझे याद है पिछली बार का जो क्वेश्चन था कि सार्थवाह किसे कहते हैं, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि सार्थवाह किसे कहते हैं, और इसका आंसर, इसके जो ऑप्शंस थे वो थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो इसका आंसर है वैश्य। और यही क्वेश्चन डिट्टो अभी भी मेरे पास में वो पेज है, रोजगार निर्माण के ही एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि सार्थवाह वैश्यों को कहा जाता था, क्योंकि जब भी राजा जब अपने उसमें निकलते थे, दौरे पर निकलते थे, तो वो वैश्यों को साथ में लेकर चलते थे और इसीलिए उन्हें सार्थवाह कहा गया है, शूद्रों के अतिरिक्त। तो ये एक्सप्लेनेशन मुझे किसी किताब में नहीं मिला, ये एक्सप्लेनेशन मुझे मिला था रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप कितना उन्हें सीरियस लेते हैं। तो इसी तरीके से जो सारे क्वेश्चंस हैं उन्हें भी फाड़ कर, उन पेजेस को 4-5 पेजेस होंगे, उन्हें पहले पढ़ेंगे, उनके डाउट्स लिखेंगे, उन्हें याद करेंगे और फिर उन्हीं पेजेस को फाड़ कर रख लेंगे जो हमने बाकी पेजेस हमें फाड़े थे। तो अब ये पेजेस हमने क्यों फाड़े हैं, एक बात, अभी जब आपका एग्ज़ाम के 2 दिन पहले होगा, एक समय आएगा जब आपको समझ नहीं आएगा कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़े, रिवीजन कैसे करें, तब आपकी ये जो फाइल बन रही है, जो मैंने बताई है कि पेजेस फाड़ कर लगाने हैं जिसमें, तो ये जो फाइल बनेगी इसे आपको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले रिवाइज़ करनी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया सार संग्रह में सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, करंट अफेयर्स, सब कुछ। आपके जो नोट्स बनाए हैं आप उससे करंट अफेयर्स कवर करेंगे, और आपने जो रोजगार निर्माण के न्यूज़पेपर के जो पेजेस फाड़े हैं वो उससे आपके कवर होंगे बाकी के सब्जेक्ट्स और क्वेश्चंस। तो हमें 1 दिन पहले सिर्फ क्या पढ़ना है, ये जो सारी चीज़ें हमने फाड़ कर रखी हैं वो, ठीक है। अब बात करते हैं, करंट अफेयर्स हो गया, पर्यावरण भी हो चुका है। इकोनॉमिक्स का लोग पूछते रहते हैं कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें। जितनी लूसेंट में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस दिए हैं उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। कई बार आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हो आप, तो उसमें कई सारे ऐसे पार्ट्स आएंगे जो आपको थोड़े से टफ़ लग रहे होंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही टफ़ है। चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में तो खैर कम ही ऐसा होता है, लेकिन ज्योग्राफी में बिल्कुल ऐसा होता है और इकोनॉमिक्स में भी ऐसा होता है कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव में हमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है, तो उन्हें छोड़ दीजिए आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं वो। अगर आपको बहुत समझ में नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं उन्हें। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स हमने लूसेंट की जो जीके की बुक है हम उसी में से पढ़ेंगे, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इसके बाद में और जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, एमपी सबसे इम्पॉर्टेंट, एमपी जो मध्य प्रदेश है, पिछली बार जो प्रीलिम्स हुआ 2018 का जो मैंने दिया था उसमें कई सारे क्वेश्चंस थे मध्य प्रदेश से रिलेटेड, चाहे वो फिर करंट अफेयर्स हो या फिर स्टैटिक्स हो। तो मैंने एक चीज़ एनालाइज़ की कि जो भी मध्य प्रदेश का जो भी पोर्शन था वो बहुत ईजी था अगर पढ़ते अच्छे से। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था, खैर मेरे 15 सवाल सही थे उसमें से, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। और ये मैंने रियलाइज़ किया कि वो जो सारे क्वेश्चंस थे वो आए उसी में से जिसमें से मैंने पढ़ा था। मैंने क्या चीज़ें पढ़ी थी मध्य प्रदेश के लिए, प्रतियोगिता निर्देशिका, घटना चक्र और रोजगार निर्माण मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए। इसके अतिरिक्त मैंने जो किताबें पढ़ी थी वो थी कि भदौरिया, जो टाटा मैग्रा हिल जो पब्लिकेशन होता है उसकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में जो किताब आती है मध्य प्रदेश की, आप वो बिल्कुल लीजिए। उसमें गलतियां होने के थोड़े से कम चांसेस हैं। और कई सारी किताबें हैं, पुणेकर है, अरिहंत है, हिंदी ग्रंथ अकादमी है, और कोई सारी छोटी छोटी सी किताबें मिल जाएंगी आपको, मार्केट्स में अवेलेबल होंगी। कोशिश करिएगा मध्य प्रदेश के लिए आप बहुत सारी किताबें पढ़ने से बचिए, क्योंकि गलतियां, जो मध्य प्रदेश के जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को पता चलेंगे कि इसमें अलग दिया है और इसमें अलग दिया हुआ है। तो आप कोशिश करिएगा कि एक ही किताब चुनिए। तो मैंने तो भदौरिया से पढ़ी थी, जो TMH पब्लिकेशन की किताब होती है, और उसी में से मैं पूरी सेटिस्फाइड भी हूँ उसे लेकर। इसी तरीके से मध्य प्रदेश हमने कवर किया। मध्य प्रदेश का हमें यही बुक हमें मेंस के टाइम पर भी चलानी है। मेंस के टाइम पर भी आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा कि किस में से पढ़े, लेकिन कोशिश करिएगा कि हम अभी इसी में से पढ़ेंगे
भदौरिया में से या TMH में से, या एक दो और आप किताबें देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा विश्वास मत करिएगा क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस के लिए पुणेकर पब्लिकेशन का मार्केट में अभी ऑब्जेक्टिव एक बुक अवेलेबल हुई है, आप उसे पढ़िए, वो बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल किताबों से, उस दूसरी किताबों से क्रॉस चेक कर सकते हैं। अभी तक मध्य प्रदेश सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं आया था, लेकिन अभी आया है और वो बहुत अच्छी किताब है, आप लोगों उसके लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, जैसे कि इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कंप्यूटर से और कुछ टफ भी थे, तो कंप्यूटर के लिए आप कोई भी किताब ले लीजिए जो भी आपके पास में है, चाहे वो अरिहंत की हो, लूसेंट की भी आती है, वो ले लीजिए, लेकिन अच्छे से पढ़िएगा। और ये 2-3 दिन के सब्जेक्ट्स होते हैं, आप इस पर ज़्यादा लोड मत लीजिएगा क्योंकि वही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप लोगों को हमने बचपन से हम जो पढ़ते आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों को कहनी है, अगर आप लोग देख रहे हैं मुझे, तो प्लीज़ 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 इंटरनेट और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो, और जो क्विज़ होती हैं, ऑनलाइन क्विज़, जो ऐप्स होते हैं, उनसे प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहिएगा। आप कोई फैक्ट है जो आप सर्च करना चाहते हैं और वो आपको एक साइट पे कोई और मिलेगा, दूसरी नेटवर्किंग साइट पे कुछ और मिलेगा, तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं कोशिश यही करती थी कि मैं किताबों में ज़्यादा ध्यान अपना लगा सकूं और किताबों से ही अपने डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो और जो लोग सजेस्ट करते हैं कि ये ऑनलाइन क्विज़ लगा लो या ये टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन आई है वो लगा लो, तो कई सारे बहुत ही बकवास से सवाल भी होते हैं, मैं बिल्कुल कहूँगी। तो कोशिश करिएगा कि जो कोचिंग्स में अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, आप वो दीजिए। बिल्कुल आपको कोचिंग्स की जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो बढ़िया होती है, उसमें कुछ ज़्यादा सवाल इधर उधर नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन होती है, जो ऐप्स होते हैं, उनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करिएगा। और इसके अतिरिक्त बस एक ये है कि अपनी डेली रूटीन सही रखिए, अपना खान पान पे ध्यान दीजिए, डाइट सही होनी चाहिए, नींद सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं पावर नैप में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कंडीशन में है, उसी कंडीशन में सिर टिकाकर आप सो जाइए, एक पावर नैप लीजिए। पावर नैप कभी भी बिस्तर पर लेने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना वो 3-4 घंटे की नींद बदल जाएगी। स्मार्ट स्टडी कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्मार्ट स्टडी का एक ये तरीका है कि आप खुद पर भी ध्यान दीजिए, आप नींद कंप्लीट लीजिए, खुद को आराम भी दीजिए, अपनी हॉबीज़ को भी थोड़ा सा समय दीजिए। ये कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम होते हैं। और सिलेबस हमें पॉइंट टू पॉइंट इस तरीके से याद होना चाहिए कि कोई नींद से भी जगह अगर पूछे ना कि इतिहास का सिलेबस बताओ या इस सब्जेक्ट का बताओ, तो हमें याद होना चाहिए। और इसी तरीके से ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को भी आप बार बार देखिए, कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इस बार भी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। आने वाले जो आपका पेपर है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। और ना भी हो तो आपको पैटर्न तो समझ में आ ही जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि प्रीलिम्स से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, आप हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में किसी भी तरीके से आपके डाउट्स क्लियर करें। तो और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए डेली नॉलेज ट्रैक। जय हिंद।